डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। हम पढ़ रहे हैं बच्चों सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, जिसमें हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इजी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, काम कैसे करता है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्प्रेरण यानी कि कैटेलाइसिस, उत्प्रेरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस और विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, है ना, मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोलाइटिक कैटालिसिस, ठीक है, या मैं कह दूं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो बच्चों ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक और इजी भी है, इवन बहुत ज्यादा इजी है। तो विदाउट वेस्टिंग हम टाइम को स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो बच्चों उत्प्रेरण, तो पहले हमने पढ़ा था उत्प्रेरक। तो हमने कहा था भाई बर्जीलियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें अगर चलते रिएक्शन में डाल दिया जाए तो रिएक्शन की स्पीड, अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है ना। और ये पदार्थ अभिक्रिया के दौरान न तो रासायनिक रूप से परिवर्तित होते हैं, ना ही इनके द्रव्यमान में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है। तो हमने कहा कि अच्छा ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसे भी देखे गए थे जो कम कर देते थे। तो फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। अब ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है उसे हम उत्प्रेरण बोलेंगे, कैटेलाइसिस। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं उन्हें हम कहते हैं उत्प्रेरण, कैटेलाइसिस, ठीक है। अब बच्चों हुआ क्या कि भाई आपने एक रिएक्शन कराई, है ना, एक रासायनिक अभिक्रिया हम संपन्न कराते हैं। तो एक तो है क्रियाकारक, एक चीज है उत्प्रेरक और एक है उत्पाद। अब फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं, भौतिक अवस्था के आधार पर, तो मैं अगर देखूं भाई अगर क्रियाकारक मान लो गैस है, उत्प्रेरक भी गैस है और उत्पाद भी गैस है, तो ऐसा उत्प्रेरण कहलाएगा समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालिसिस। या वैसे भी लिख सकते हैं कि भाई क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान है, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को ही डिस्कस करता है, एक्चुअली तीनों होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा भाई क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान है तो समांगी लिख दो। और अगर अलग अलग है, मान लो एक गैस है एक ठोस है, अलग हो गया, तो हम कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। अब विषमांगी उत्प्रेरण को हमें डिटेल में पढ़ना है कि भाई पूरा मैकेनिज्म क्या है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का कंप्लीट मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक उत्प्रेरण के प्रकार, ठीक है। तो बच्चों हम कहेंगे भाई उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण तो हम कहेंगे भाई क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की भौतिक अवस्था एक समान, और अगर अलग अलग है तो विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। तो बच्चों समांगी उत्प्रेरण लिखना है तो हमें लिखना चाहिए भाई क्रियाकारक, ठीक है, क्रियाकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद। क्रियाकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद की भौतिक अवस्था एक समान, ठीक है। भौतिक अवस्था या प्रावस्था भी लिख सकते हैं, किस स्टेट के अंदर है वो, है ना, भौतिक अवस्था एक समान, ठीक है। क्या मान लो तीनों पानी में घुले हुए फिर हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो भौतिक अवस्था से बेटर टर्म है हम प्रावस्था लिख देते हैं ना, किस स्टेट में हम ले रहे हैं, ठीक है। उत्पाद की प्रावस्था एक समान, तब तो हो गया बच्चों समांगी उत्प्रेरण। और अगर मैं कहूं कि विषमांगी उत्प्रेरण तो उल्टा लिख दो भाई, तो हम कहेंगे ठीक है क्रियाकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद। क्रियाकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद की भौतिक अवस्था या प्रावस्था, भाई जिस स्टेट में आप रिएक्शन करा रहे हो, भौतिक अवस्था उसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया करते टाइम वो कैसा है, इसलिए हमने स्टेट लिखा है उसका, है ना, प्रावस्था भिन्न भिन्न, ठीक है। तो बच्चों अगर अलग अलग स्टेट में है तब तो हम कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण, और अगर समान स्टेट में है, प्रावस्था एक समान है, तो बच्चों हम कह देंगे समांगी उत्प्रेरण, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों वो है कि आपको इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों समांगी उत्प्रेरण के प्रकार,
समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण, सॉरी। तो देखो, मान लो हम एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो भाई एसिटिक अम्ल है ना, हमने इसका द्रव अवस्था में लिया है एसिटिक एसिड, विलयन लिया है, ठीक है। अब हमने इसमें मिलाया एथिल अल्कोहल, ओके, तो भाई अल्कोहल भी लिक्विड होता है। अब हम इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों, और अभिक्रिया है एस्टरीकरण, ठीक है। अब एस्टरीकरण, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा CH3 COO C2H5, ये भी लिक्विड और जल। अब बच्चों यहाँ जो उत्प्रेरक है वो है अम्लीय माध्यम। तो बच्चों अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है, मतलब अम्लीय माध्यम। तो अम्ल यानी जो एचायन देता है, तो एचायन का देगा, हवा में तो देगा नहीं, गैसीय अवस्था में तो देगा नहीं, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में देगा, जलीय विलयन में देगा। तो आप क्या देख रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि भी देखो एसिटिक एसिड द्रव है, एथिल अल्कोहल भी द्रव है, ठीक है, उत्प्रेरक भी द्रव है, उत्पाद भी द्रव है, साथ में जल बना वो भी लिक्विड है। तो सबकी प्रावस्था एक समान, तो भाई एक समान प्रावस्था है तो आप कह दो कि ये क्या है, समांगी उत्प्रेरण, ठीक है। मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो लेड चैम्बर मैथड, सीसा कक्ष विधि, ठीक है, लेड चैम्बर मैथड, सीसा कक्ष विधि। अब इसमें क्या होता है, तो बच्चों अगर आप SO2 की क्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, SO2 की क्रिया O2 से कराते हैं और उत्पाद जो है वो SO3 बन गया, वो भी गैस है, और उत्प्रेरक जो है वो यहाँ है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, वो भी गैस है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, तो हम कहेंगे देखो भाई क्रियाकारक गैस है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, उत्पाद जो बना है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 वो भी गैस है। तो बच्चों क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक सबकी भौतिक अवस्था क्या है, एक समान, तो हम कह देंगे समांगी, ठीक है। तो समांगी उत्प्रेरण में कोई दिक्कत नहीं भाई, क्रियाकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद सब एक ही स्टेट में होने चाहिए। अब बच्चों विषमांगी में क्या हुआ, तो भाई ये तो उदाहरण लिख लिए हमने, पढ़ लिए, समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है, ऐसी उत्प्रेरण अभिक्रिया या ऐसा प्रक्रम जिसमें उत्पाद, क्रियाकारक व उत्प्रेरक, क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद सबकी प्रावस्था क्या होती है, एक समान होती है, तो हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। अब बच्चों विषमांगी, तो विषमांगी उत्प्रेरण पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण आपने पढ़ रखे हैं विषमांगी उत्प्रेरण। मान लो हम हेबर विधि का उदाहरण लेते, हेबर प्रोसेस, हेबर विधि, अमोनिया बनाने की विधि। तो हम कहेंगे इसमें तो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और उत्पाद अमोनिया बनता है वो भी गैस है। बट लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक है आयरन, है ना, उत्प्रेरक वर्धक था मोलिब्डेनम। तो चलो उत्प्रेरक की बात करें फिलहाल, तो भाई आयरन, तो आयरन तो ठोस है ना, तो हम कहेंगे हाँ भाई क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग है, अलग अलग प्रावस्था में है, तो विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। और कुछ, तो बच्चों अगर मैं SO2 को प्लैटिनम की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराऊं, है ना, SO2 को ऑक्सीकृत तो करे प्लैटिनम की उपस्थिति में, तो ये SO3 बना लेगा। लेकिन SO2 गैस है, SO3 भी गैस है, पर प्लैटिनम क्या है, प्लैटिनम तो ठोस है, तो हम कहेंगे हाँ ये तो विषमांगी उत्प्रेरण है, ठीक है। एक आएगी बच्चों आपके पास क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड मेथड, ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि होती है नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि, लेकिन पहले स्टेप में NO, नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनाते। अभिक्रिया क्या है, तो बच्चों अमोनिया को ट्रीट करते हैं, अभिकृत करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हम कहेंगे अमोनिया तो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है ना, प्लैटिनम की जाली, प्लैटिनम गॉज पे, तो अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और बनाता है NO, और बाकी आपके पास है वाटर। तो अब हम कहेंगे देखो यहाँ तो तीनों ही अवस्थाएं हैं, अमोनिया गैस है, उत्प्रेरक ठोस है ना, प्लैटिनम गॉज है, NO फिर से गैस है, 6H2 ओवर लिक्विड है, तो हम कहेंगे तो सब अलग अलग हो गए, तो विषमांगी,
तो सिंपल है, उत्प्रेरक तो ऐसा कोई बाहरी पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन वेग परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, उत्प्रेरण। अब यदि उत्प्रेरक और क्रियाकारक की भौतिक अवस्था एक समान है या तीनों की प्रावस्था एक समान है तो समांगी उत्प्रेरण, और अलग अलग है तो विषमांगी उत्प्रेरण। और एग्जाम्पल आपको याद करने, ठीक है। अब बच्चों एनसीईआरटी क्या कहता है, तो एक बार एनसीईआरटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में समांगी उत्प्रेरण जब अभिक्रियक मतलब क्रियाकारक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था, मतलब दोनों या तो द्रव हो, दोनों यहाँ क्या हो, गैस हो, तो प्रक्रम समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है। पहला जो है बच्चों वो है सीसा कक्ष विधि, लेड चैम्बर मेथड। तो सीसा कक्ष विधि में क्या होता है, SO2 की क्रिया O2 से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मान लो, और SO3। तो भाई ये गैस, ये भी गैस और वो भी गैस, ठीक है। तो भाई ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्रियाकारक और क्रियाकारक और उत्प्रेरक क्या है, एक समान प्रावस्था में है, तो हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। ओके। फिर बच्चों HCl द्वारा प्रदत्त H+ आयन। अब सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों आपको एस्टर जल अपघटन दिया, हमने एस्टर बनाया था, इसने एस्टर जल अपघटन दिया है। दोनों पॉसिबल है, दोनों में आपको डरना नहीं है, सेम है। तो मतलब अभिक्रिया है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन उदाहरण इसी का ही है। तो देखो CH3COO, तो बच्चों ये है एसीटेट। CH3COH क्या होता है, एसिटिक एसिड, तो CH3COO क्या है, तो मैं कहूंगी एसीटेट। ठीक है। तो भाई मैथिल एसीटेट ले लो, तो यहाँ हम CH3 लिख देते हैं। तो ये द्रव है, जल अपघटन कर लो, पानी मिला लेते हैं, वो भी द्रव है। अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है, तो आपको पता है अम्ल मतलब सॉल्यूशन में ही होगा, है ना। अम्ल HCl से मिलेगा, HCl एक्वस है, जलीय विलयन है। ओके। अब बच्चों एस्टर का लीविंग ग्रुप, मान लो जब भी तुम कोई अभिक्रिया कर रहे हो और एस्टर फंस जाता है, तो एस्टर का लीविंग ग्रुप यानी हटने वाला समूह OR होता है, तो आपको ये निकालना है यहाँ से OR। तो हम कहेंगे चलो भाई ये गया, अब जोड़ दो, तो हम कहेंगे देखो CH3COH एसिटिक एसिड, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, मीथेनॉल। तो भाई मैथिल अल्कोहल भी लिक्विड है, एसिटिक एसिड भी लिक्विड है ना, जलीय विलयन है एक्चुअली इसका, है ना, जल में बनाया तो ये भी जलीय विलयन है, तो मैं एक्वस लिख देती हूँ। चलो ठीक है, ये भी एक्वस लिख दो, जल में मिलाया सब पानी के अंदर आ जाएंगे, तो ये एक्वस। ठीक है। तो भाई सबकी प्रावस्था एक समान है ना, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में, तो हम कहेंगे ठीक है भाई समांगी उत्प्रेरण। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों शर्करा का जल अपघटन। तीन उदाहरण है, एक सीसा कक्ष विधि हो गया, दूसरा हो गया मैथिल एसीटेट का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, और थर्ड क्या हो गया, शुगर हाइड्रोलिसिस। ठीक है। तो बच्चों शर्करा का फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है। अब शर्करा जल अपघटन, तो शर्करा का जलीय विलयन ले लो, और जल अपघटन मतलब पानी मिलाना ही है, तो पानी मिला दो। ठीक है। अब बच्चों शुगर हाइड्रोलिसिस, देखो अगर यहां आपने मिलाया अम्ल, है ना, HI यहां पे किससे लिए, तो ये ले रहा है HI सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है। अब अगर ये सुक्रोज है बच्चों, ध्यान रखना, अगर सुक्रोज है तो देखो सुक्रोज मतलब डाइसैकेराइड, अभी थोड़ा याद रखेंगे, जब जैव अणु पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सुक्रोज मतलब डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड यानी दो मोनोसैकेराइड से जुड़ के बना हुआ। अब मोनोसैकेराइड क्या होता है, तो भाई ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, फिलहाल हम याद रखेंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड होता है। तो सुक्रोज जो बनता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है, दोनों आपस में जुड़ के जल का अणु बाहर निकाल देते हैं और जुड़ जाते हैं, डबल स्ट्रक्चर बन गया, वो है सुक्रोज। अब मैं सुक्रोज में वापस पानी मिला दूं तो ग्लूकोज अलग और फ्रक्टोज अलग, ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में जोड़ देते थे, पानी का अणु निकाल देते थे, जल का अणु निष्कासित करके पूरी संरचना बनाते थे संघनन द्वारा, उसे हम कहते थे सुक्रोज। अब मैंने वापस उल्टा कर दिया, तो भाई अगर मैं सुक्रोज में जल मिला दूं तो मैं कहूंगी भाई एक तो बनेगा ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, फ्रक्टोज। अब बच्चों जलीय विलयन है तो ये भी जलीय विलयन में आएंगे ना, यहाँ पे भी एक्वस, यहाँ पे भी एक्वस, इसलिए भौतिक अवस्था नहीं लिख के हमने प्रावस्था लिखा था। मान लो किसी को पानी में घोल के विक्रिया करा रहे या पानी में घुला हुआ ही मिल रहा है, इसलिए। तो बच्चों देखो ये भी जलीय विलयन था, ये तो जल ही है,
उत्पाद भी क्या है, जलीय विलयन है, और H+ आयन तो HIN H2SO4 लिक्विड ही। तो हम कहेंगे यहाँ क्रिया कारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक समान है। तो अगर क्रिया कारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक समान है तो ऐसा उत्प्रेरण जो है भाई वो समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। तो यह उत्प्रेरण कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। सिंपल है, आगे बढ़े, कोई तकलीफ नहीं है ना। अब आगे देखते हैं भाई, आगे एनसीईआरटी क्या कहता है। तो हमने कहा समांगी तो हो गया, अब विषमांगी पढ़ लेते। तो बच्चों विषमांगी उत्प्रेरण, तो हम कहेंगे विषमांगी में क्या होगा, तो क्रिया कारक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रावस्था में होंगे। ठीक है, मान लो एक ठोस है तो द्रव हो सकता है, द्रव है तो गैस हो सकता है, ऐसे। ठीक है, तो भाई क्रिया कारक व उत्प्रेरक जो है वो अलग अलग प्रावस्था में है। पहला आपको कह रहा है कि भाई SO2 को ऑक्सीडाइज करा लो, तो भी हमने पढ़ा था SO2 ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा, प्लस O2 लिख सकते हैं आप प्लैटिनम की उपस्थिति में। तो भाई SO2 तो गैस है, प्लैटिनम ठोस है, तो हम कहेंगे अवस्था जो है, प्रावस्था जो है वो अलग अलग है ना। SO2 गैस है, मतलब अभिकारक तो गैसीय प्रावस्था में, और प्लैटिनम उत्प्रेरक क्या है, तो हम कहेंगे ठोस अवस्था में। ठीक है, सेकंड जो है बच्चों वो है हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस में देखो नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराओ, तो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन उत्प्रेरक तो आयरन है ना, Fe, तो हम कहेंगे नहीं आयरन तो ठोस है। तो भाई क्रिया कारक गैसीय प्रावस्था में है, जबकि उत्प्रेरक क्या है, तो हम कहेंगे उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है। ठीक है, अब बच्चों ओस्टवाल मेथड, तो प्लैटिनम गेज मतलब प्लैटिनम की जाली। ठीक है, तो भाई ओस्टवाल मेथड बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। हेबर प्रोसेस मतलब अमोनिया बनाना है। ठीक है, ओस्टवाल मेथड मतलब NO बनाना है, हालांकि नाइट्रिक एसिड बनाना है, इस NO को फिर से ऑक्सीडाइज करते हैं, NO2 में कन्वर्ट करते हैं, फिर NO2 की क्रिया जल से कराते हैं, नाइट्रिक एसिड बनता है, लेकिन वो हम P ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम कहेंगे भाई अमोनिया गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराएंगे प्लैटिनम की उपस्थिति में। तो अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन प्लैटिनम तो ठोस है। बनेगा क्या, तो भाई NO बनेगा और जल बनेगा H2। ठीक है, तो देखो क्रिया कारक गैसीय अवस्था में, लेकिन प्लैटिनम वो क्या है, तो हम कहेंगे ठोस है। अब वहाँ H2O गैस लिखा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, H2O वाष्प बन गई, मान लो इतना टेम्परेचर है ना, मान लो अभिक्रिया का जो ताप है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब पानी बनाओगे तो पानी का होगा, जल वाष्प होगी, इसलिए उसने गैस लिख दिया, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको ये देखना है कि भाई क्रिया कारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था क्या है, अलग अलग है। क्रिया कारक आपका गैसीय प्रावस्था में है और उत्प्रेरक जो है वो ठोस है। फिर बच्चों सूक्ष्म विभाजित निकल उत्प्रेरक, तो ये भी हमने पढ़ा है, जब वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, तो भाई जब हमने कहा ही है तेल, तो तेल की प्रावस्था तो लिक्विड हुई, पास क्या कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है, और उत्प्रेरक है चूर्णित निकल, तो निकल तो ठोस है, बनेगा क्या, तो हम कहेंगे वनस्पति घी। ठीक है, तो बच्चों जब हम वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वनस्पति घी, चलो घी को ठोस मान लेते हैं। अब हुआ क्या, तो हम कहेंगे निकल तो है ठोस, क्रिया कारक आपका हाइड्रोजन और ये तेल और दोनों है ना। अभिकारकों में से एक द्रव प्रावस्था में, दूसरा गैसीय प्रावस्था में, लेकिन उत्प्रेरक ठोस अवस्था में, तो हम कहेंगे भाई ये तो विषमांगी उत्प्रेरण है। क्लियर, तो बहुत सरल है। यदि क्रिया कारक और उत्प्रेरक, या ऐसे भी लिख सकते हो क्रिया कारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था एक समान है, एक प्रावस्था में है, तो समांगी उत्प्रेरण। और अगर भिन्न भिन्न है, भाई उत्प्रेरक को अलग करना है, ठीक है, उत्प्रेरक को क्रिया कारक से अलग करना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो अगर अलग अलग प्रावस्था में तो विषमांगी और एक में है तो समान। उदाहरण आपको याद रखने, एग्जाम में उदाहरण देके आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। और अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि भाई निम्न में से कौन सा समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, तब आपको ये नहीं दिया हुआ होगा कि भाई यहाँ नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, आयरन सॉलिड है, ये आपको खुद को दिमाग लगाना, ठीक, तो सिंपल है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है एस्टर जल अपघटन, तो बच्चों को समझ में आता है एस्टर क्या था, द्रव था कि ठोस था, है ना। जल अपघटन तो चलो जल तो ही। फिर एसिटिक एसिड क्या था, तो एसिटिक एसिड एक्चुअली वाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते है ना, सुई जैसे क्रिस्टल्स के रूप में होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, लेकिन आपने बनाया जल में ना, एक्वस सॉल्यूशन है वो जलीय अवस्था में, तो वो द्रव हो गया, तो समांगी उत्प्रेरण।
तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। कंपटीशन है तो निम्न में से कौन सा समांगी उत्प्रेरण है, कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण है, कौन सा समांगी उत्प्रेरण नहीं है, कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण नहीं है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समांगी उत्प्रेरण क्या है उदाहरण देकर समझाओ, विषमांगी उत्प्रेरण से आप क्या समझते हो उदाहरण देकर समझाओ। सिंपल, कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण क्लियर। अब है बच्चों उत्प्रेरण की क्रियाविधि। विषमांगी उत्प्रेरण को एक्सप्लेन किया है कि भाई विषमांगी उत्प्रेरण कैसे काम करता है। तो देखो विषमांगी उत्प्रेरण मतलब क्रिया कारक और उत्प्रेरक अलग अलग प्रावस्था में। अगर क्रिया कारक जो है वो गैस है तो उत्प्रेरक ठोस होगा, ठीक है, या क्रिया कारक अगर आपका द्रव अवस्था में है तो उत्प्रेरक ठोस है, ठीक है। अब हुआ क्या, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट ऐसा मानता है कि भाई पहले सुन लेना फिर हम एक्सप्लेन करेंगे ढंग से। ये विषमांगी उत्प्रेरण का जो मैकेनिज्म है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा मानता है कि भाई उत्प्रेरक मान लो, एक बार ठोस मान लिया, चलो तो ठोस उत्प्रेरक है, तो बच्चों ठोस उत्प्रेरक की सतह पे मुक्त संयोजकता होती। तो हम कहेंगे हाँ भाई धातु उत्प्रेरक ही ले होगी ना, तो धातु की सतह पे मुक्त संयोजकताएं तो होती, ठीक है। अब वो क्या करेगा, तो वो क्रिया कारक को अपनी सतह पे अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। तो मैं ऐसा मान लूं कि भाई उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की सतह ही प्रक्रम पे, सतह पे क्या है, खाली संयोजकताएं हैं या गैसीय अणुओं को क्या करना, आकर्षित करने की प्रवृत्ति तो है, मतलब सतह पे आकर्षण। तो बच्चों सतह पे आकर्षण मतलब तो अधिशोषण, ठीक है। ये भी यही मानता है कि भाई जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत है, वो अधिशोषण को फॉलो करता है। अधिशोषण के हिसाब से आप समझा सकते हो, अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। तो पहली लाइन मेरी क्लियर है कि भाई विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत अधिशोषण पे आधारित है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार क्रिया कारक की सतह पर मुक्त संयोजकता है, सॉरी उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकता है। ये क्या करेगा, क्रिया कारक को अपनी सतह पे आकर्षित करेगा, ठीक है, आकर्षित कर लिया। अब अधिशोषण तो वही, चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक, अधिशोषण तो हो। अब आपको पता है अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, अधिशोषण के दौरान ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो हम कहेंगे एक बार तो अधिशोषित कर लेगा, है ना। अब अधिशोषित कर लेगा तो क्या होगा, बहुत सारे क्रियाकारी अणु उत्प्रेरक के चारों तरफ फैल जाएंगे। आकर्षित कर रहा है, जितनी जगह से आकर्षित करेगा उतने उसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो उत्प्रेरक सतह पे क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ जाती, और आपने पढ़ा अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे वो फैलता जाएगा क्रिया कारक उत्प्रेरक के चारों ओर, सांद्रता बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये कि हाँ भाई चलो ऐसे बढ़ा सकता है, पर काम करता कैसे। तो इनका मानना है कि भाई उत्प्रेरक क्रिया कारक को पहले अपनी सतह पे अधिशोषित करता है। चूंकि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी जैसे ही गैस अधिशोषित हुई तो ऊष्मा निकलती है। अधिशोषण के दौरान निकलने वाली ऊष्मा को अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अब वो ऊष्मा निकली, हीट निकली, मतलब एनर्जी मिली आपको। वो एनर्जी क्या करती है, वो एनर्जी क्रिया कारक के बीच में पहले से जो उपस्थित बंध है उनको तोड़ने का काम करती है। जैसे मान लो हेबर प्रोसेस है, भाई मुझे नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करानी है, अमोनिया बनाना, तो आयरन कर क्या रहा है, तो बच्चों Fe क्या कर रहा है, Fe नाइट्रोजन को अपनी सतह पे अधिशोषित कर ले, ठीक है। नाइट्रोजन जो है Fe की सतह पे अधिशोषित हो गई। अब उत्प्रेरक जैसे ही क्रिया कारक को अधिशोषित करेगा, कुछ ऊष्मा निकली, हीट निकली। वो हीट क्या करेगी, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन N2 है ना, मुझे NH3 बनाना है, मतलब N चाहिए, N2 तो चाहिए ही नहीं, N और N टूटना चाहिए। तो ये जो ऊष्मा निकली है, ये क्रिया कारक के बीच में जो पहले से उपस्थित बंध है उसको तोड़ने का काम करेगी, है ना। हीट है, एनर्जी है, तो काम तो करेगी। तो वो उन क्रिया कारक के मध्य पहले से उपस्थित बंधों को क्या करती है, लूज करती। अब वो जैसे ही उसका पुराना बॉन्ड लूज होगा तो नया बॉन्ड बनाएगा, नया बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी और निकलेगी, तो वो नए के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब पुराना बॉन्ड उल्टा पूरा ही टूट जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। तो काम किसने किया, तो काम तो जब वो अधिशोषित हुआ तो पहले ऊष्मा निकली, उसने सारा काम किया। तो अधिशोषित किसने किया, तो हम कहेंगे उत्प्रेरक ने। तो ले देके सारा काम कौन कर रहा है, उत्प्रेरक कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो भाई कैसे है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ना है। तो देखो बच्चों, थियरी है, थोड़ा सा मैंने पहले लिख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। तो देखो विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। तो पहली लाइन क्लियर है कि भाई विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि अधिशोषण पर आधारित है, तो हम कहेंगे हाँ। अब इस सिद्धांत के अनुसार गैसीय अवस्था अथवा विलयन अवस्था, मतलब क्रिया कारक जो या तो गैस है या द्रव है, ठीक है, में ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते।
क्रियाकारक जो है वो उत्प्रेरक ठोस ले लिया, उसकी सतह पे अधिशोषित हो जाते। इस प्रकार उत्प्रेरक की सतह पर क्या होगी, क्रियाकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। अभिक्रिया क्रियाकारक एक ही है बच्चों, है ना, तो हम कहेंगे परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा है बच्चों अधिशोषण, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, पता है हम, तथा अधिशोषण के दौरान मुक्त ऊष्मा अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। यह ऊष्मा अभिकारकों द्वारा अवशोषित हो जाती है। क्रियाकारक क्या करेगा, जो हीट निकली है उसको काम में लेके अपने पुराने बॉन्ड तोड़ देगा। तो यह अभिकारकों के मध्य उपस्थित बंधों को दुर्बल करती है। परिणाम स्वरूप क्रियाकारकों के मध्य उपस्थित बंध जल्दी टूट जाते हैं तथा नए बंध शीघ्र बनते हैं, जिससे अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस Fe उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाती और उत्पन्न ऊष्मा N ट्रिपल बॉन्ड है ना, बहुत मजबूत बंधे में ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये भी टूट जाएगा क्योंकि जैसे ही गैस अधिशोषित हुई ऊष्मा निकली तो उसको काम में ले लो उस बॉन्ड को तोड़ने के। तो N ट्रिपल बॉन्ड N बंधों को विघटित करने में सहायक होती है। ठीक है, अब बच्चों इस सिद्धांत के अनुसार जो विषमांगी उत्प्रेरण है, उत्प्रेरक की क्रियाविधि मतलब विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, ठीक है, तो बच्चों हम हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, है ना, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस मतलब विषमांगी उत्प्रेरण को हम 5 स्टेप्स में एक्सप्लेन करते। अब कैसे, तो देखो भाई, मैंने क्रियाकारक ले लिया और उत्प्रेरक ले लिया। ठीक है, उत्प्रेरण पढ़ रहे हैं तो क्रियाकारक चाहिए, उत्प्रेरक चाहिए। उत्प्रेरक मैंने ठोस ले लिया, तो मैं कहूँगी ठोस है तो मुक्त संयोजकता है। ठीक है, तो मुक्त संयोजकता है तो क्रियाकारक क्या करेगा, उत्प्रेरक क्या करेगा, क्रियाकारक को आकर्षित करेगा। क्रियाकारक उत्प्रेरक की तरफ आकर्षित होगा, तो आकर्षित होगा तो भाई एक संयोजकता पे एक, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे चौथा, हर संयोजकता की तरफ आकर्षित होगा, तो संयोजकता तो चारों तरफ है, तो उसके चारों तरफ फैल जाएगा। क्योंकि बच्चे पूछते कि भाई विसरण कैसे होता है, क्रियाकारक का उत्प्रेरक के चारों तरफ विसरण कैसे होता है, तो भाई उत्प्रेरक के चारों तरफ क्या है, मुक्त संयोजकता है, तो हर संयोजकता बुला रही, तो जहाँ जहाँ बुला रही है वहाँ जाओगे तो फैल जाएगा। तो पहला स्टेप है कि भाई क्रियाकारक उत्प्रेरक की सतह के चारों तरफ फैल जाता है। विसरण मतलब फैलना, तो फैल गया, चलो फिर अब फैल गया तो वो आकर्षित कर रहा था, आ गई चीज तो उसको अधिशोषित कर लेगा। तो हम कहेंगे बात तो सही है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, तो भाई उत्प्रेरक क्रियाकारक को अपनी सतह पे क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो क्रियाकारक का उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषण। ठीक है, अब एनर्जी तो निकलेगी, है ना, तो हम कहेंगे चलो हीट निकली जो भी है, एक बार तो अधिशोषित होगी। अब बच्चों मान लो कि भाई मुझे ए और बी की क्रिया करानी है, भाई ए प्लस बी ए बी, लेकिन ए बी से क्रिया करता ही नहीं है, ए बी से जाके टकराता ही नहीं है, ए बी बनता ही नहीं है। तो भाई ऐसा क्यों, तो हम कहेंगे हो सकता है कि ए और बी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। भाई ए भी गैस है, बी भी गैस है, तो टकरानी चाहिए ना। हो सकता है ये बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा हो और ये बहुत स्लो स्पीड से मूव कर रहा हो, ये भारी हो, ये हल्का होता है, भारी होता है, तो भारी होता है तो ऑब्वियसली मूवमेंट जो है, गति जो है वो कम हो जाती, हल्का है तो गति बढ़ जाती है ना। अभी दो गैसें समान वेग से गति करेंगे ऐसा तो कोई लिखा नहीं कहीं पे भी, तो हम कहेंगे हो सकता है आपस में टकरा ही नहीं रहे, टकरा रहे, इनकी बॉन्ड ज़्यादा ही मजबूत है, इनकी बॉन्ड कमजोर है, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। तो उत्प्रेरक क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है, मध्यवर्ती का काम करता है ना। उत्प्रेरक क्या करेगा, ए को भी अधिशोषित करेगा, बी को भी अधिशोषित करेगा। भाई संयोजकता है तो मुक्त थी, तो ए को भी बुला रहा है, बी को भी बुला रहा है ना। अभी जरूरी नहीं कि ए के पास में बी अधिशोषित हुआ, ए के पास ए हो सकता है, बी के पास बी हो सकता है, डिपेंड। ठीक है, लेकिन हम ऐसे मानते हैं भाई मान लो ए के पास बी आया तो भाई उत्प्रेरक ने क्या किया, ए को पकड़ लिया, बी को पकड़ लिया। ठीक है, पहला स्टेप तो क्या था, क्रियाकारक उत्प्रेरक के चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या था, तो हम कहेंगे उत्प्रेरक क्रियाकारक को अपनी सतह पे अधिशोषित कर लेगा, वो भी ठीक है। अब मान लो ए और बी पास पास में आ गए, अब वो मूव तो कर नहीं रहे थे ना, पहले तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहे थे, अलग अलग स्पीड में जा रहे थे। अब दोनों को पकड़ लिया उत्प्रेरक ने, तो दोनों पास पास में आ गए। अब हो सकता है इनके बीच में बॉन्ड बने, तो ए और बी क्या करेंगे, उत्प्रेरक की सतह पे ही बंध बनाना शुरू करेंगे। तो भाई अगर ए और बी बंध बना रहे मतलब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही, कहाँ पे, उत्प्रेरक की सतह पे। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ, उत्प्रेरक की सतह पे रासायनिक अभिक्रिया का संपन्न होना। ठीक है, अब अगर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी तो उत्पाद निर्माण हो जाएगा। मान लो ए और बी मिक्स हो गए, ए भी बन गया, तो भाई ए भी बन गया तो उत्प्रेरक सतह पर उत्पाद का निर्माण।
अब अगर ए बी बन गया तो उत्प्रेरक की जरूरत क्या है ना, क्योंकि ए बी बनेगा, अगर कोई भी उत्पाद बनता है, स्थायी चीज बनती है, तो फिर ऊर्जा निकलती, तो वो ऊर्जा निकलेगी ना, तो उत्प्रेरक ने जो पकड़ रखा था वो ऊर्जा क्या करेगी, छुड़ा देगी, आजाद कर देगी, है ना। तो वो एनर्जी क्या हो गई, ए और बी को उसकी सतह से आजाद करवा दिया, ए बी बन गया और ए बी अलग, और उत्प्रेरक वापस वही, वापस नया काम करेगा। तो कुछ कुछ है ना, मतलब जैसे मैरिज होती है ना, मैंने पहले भी शायद बता रखा है कोई क्लास में कि भाई शादियां हो रही होती है, ठीक है, तो शादियों में क्या होता है भाई, लड़की वाला भी है, लड़के वाले भी हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते, हेजिटेशन होता है, बात नहीं कर पाते, तो हम मीडिएटर को लेते हैं, वो आंटी जी है या वो अंकल जी हैं या वो वेबसाइट है या शादी.com है, वो क्या करेंगे, हाँ भाई इनको और इनको बीच में मीडिएटर है ना, आपकी भी बात सुनेंगे, आपकी भी बात सुनेंगे, इसकी बात इसको बताएगा, इसकी बात इसको बताएगा, मीडिएटर का काम करेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्ट की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। तो ये ए है, ये बी है, लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, ए है, बी है, डायरेक्ट नहीं बात करते क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है ना भाई, नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो सकती, अलग अलग चलो, अलग अलग ही चल रहा है सिस्टम। तो वैसे हमारी एक गैस ए थी, एक गैस बी थी, डायरेक्ट नहीं टकराती है तो बॉन्ड नहीं बनता है, ओके। अब बीच में मीडिएटर है, मीडिएटर क्या करेगा, ए को भी बुलाएगा, मीडिएटर क्या करेगा, बी को भी बुलाएगा, ठीक है, तो दोनों को मिलने के लिए बुला लिया, तो पहुंच गए भाई, लड़की वाले भी पहुंच गए, लड़के वाले भी पहुंच गए, डायरेक्ट तो अभी भी बात नहीं करेंगे, किसके पास आए, मीडिएटर मतलब उत्प्रेरक, ए और बी और आपका उत्प्रेरक, ठीक है, तो पहले तो आ गए। अब जैसे ही वो उसके पास में आए तो ये आमने सामने हो गए, अब उसके थ्रू ये क्या कर सकते, बात तो कर ही सकते। अब एक बार बात तो हो गई है ना, एक बार फाइनल हो गया कि हाँ भाई ये भी सही है, ये भी सही है, लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, सब कुछ मैच हो गया, ठीक है, तो इनकी शादी करवा दो। तो जैसे ही शादी करवा दो, जैसे ही रिश्ता पक्का करवा दो, तो मीडिएटर का क्या रोल है, उसको छोड़ो, है ना। तो जैसे ही क्या हुआ, यहाँ कनेक्शन हुआ, उसको छोड़ दो। तो यही तो हुआ, ए और बी पहले फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी, उत्प्रेरक ने बुलाया, ए भी आया, बी भी आया, ए बी पास पास में आए, तो उनको लगा बॉन्ड बन जाना चाहिए, तो बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड बन गया तो उत्प्रेरक ने पकड़ रखा है, तो भाई जब भी बंध बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो जैसे ही ऊर्जा मुक्त हुई, उस ऊर्जा को काम में ले लेंगे उत्प्रेरक से और उससे अलग हो जाएंगे, तो ए बी अलग, शादी हो गई, मीडिएटर फिर खाली, तो खाली क्या है, वो नया पकड़ेगा भाई, नई लड़की वाले, नए लड़के वाले, वापस आ जाओ, वापस काम। तो यही तो चल रहा है। अभी देखो इसको, तो देखो पहला स्टेप तो ये कह रहा है उत्प्रेरक की सतह पर क्रिया कारकों का विसरण। तो भाई ये खाली संयोजकताएं हैं, ये बुला रही हैं कि भाई हाँ हम अधिशोषित करने को तैयार है, हम आकर्षित कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ आकर्षित करेगी तो फैलना तो होता फैलता है, चारों तरफ फैलेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे ओके। तो भाई क्या हुआ, ए भी आया और बी भी आया, पहले इसके चारों तरफ फैल गया, ठीक है। अब जैसे ही फैला तो यहाँ क्या होगा, मुक्त संयोजकता पे आकर्षित होगा, तो हमने कहा कि भाई आकर्षित हो गया ए और बी, ठीक है, ए को पता नहीं पास में बी है और बी को पता नहीं पास में ए, ये तो उत्प्रेरक के साथ आकर्षित हुए। सेकेंड स्टेप भी क्लियर। अब तो भाई ए के पास अगर बी आकर्षित हुआ तो बंद, तो अगर कोई चीज पॉसिबल है तो बनेगी भाई, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कंडीशन मिली तो CO2 तो बनना ही है, उसमें क्या है, ऐसा नहीं CO2 होता ही नहीं है, तो जो चीज नेचर में है, जो पॉसिबल है वो तो बॉन्ड बनेगा। तो हम कहेंगे हाँ भाई ए और बी अगर इसकी सतह पे आकर्षित हुए, अधिशोषित हुए, तो भी बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाएंगे तो ए और बी के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का संपन्न होना, तो ठीक है, रिएक्शन हो। और अगर एक बार बॉन्ड बन गया तो भाई ये तो ये भी हो गया ना, ये भी हो गया, इसको छोड़ के उड़ जाएगी, तो उत्प्रेरक वापस और आपका ए बी मतलब उत्पाद, तो हम कहेंगे हाँ, ठीक है। तो ये पांचों स्टेप हुए कि नहीं हुए, पहले उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण, ठीक है, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण, फिर मध्यवर्ती निर्माण तथा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया। मध्यवर्ती क्यों, क्योंकि ए बी नहीं बना है, ए बी के साथ उत्प्रेरक भी है, तो तीन चीजें हैं, तो मध्यवर्ती है ना, उत्पाद क्या है, ए बी है, लेकिन आपके पास ए बी नहीं है, ए बी के साथ उत्प्रेरक भी है, तो इसको इंटरमीडिएट बोलते, मध्यवर्ती बोलते, ठीक है। अब उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया उत्पादों का विशोषण होने के बाद सतह का दोबारा अभिक्रिया के लिए उपलब्ध होना, ये वापस अवेलेबल हो गई भाई, क्या दिक्कत, अविशोषण मतलब उड़ जाएगा वो, ठीक है। और अभिक्रिया उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण, वो तो गया, ये वापस रेडी, ठीक है। तो पांचों पॉइंट मैच कर रहे हैं डेली लाइफ से भी और इससे भी, है ना। अब एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करता है इसको,
तो देखो एनसीईआरटी कह रहा है कि भाई सबसे पहले मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ। ठीक है, बात तो सही है ना, मुक्त संयोजकता है ये और उत्प्रेरक पृष्ठ है। ओके, अब बच्चों ए और बी जो है वो क्रियाकारी अणु है, ए और बी क्रियाकारी अणु है। अब इनका क्या होगा, तो हम कहेंगे इस सतह पे अधिशोषण हो गया। ठीक है, तो अधिशोषण हो गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये मध्यवर्ती रासायनिक अभिक्रिया का संपन्न होना। फिर उत्पाद अणुओं का विशोषण, ये अलग और ये अलग। ठीक है, तो भाई यहां मध्यवर्ती, तो मैं लिख दूं उत्प्रेरक सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का संपन्न होना। ठीक है, उत्प्रेरक सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का संपन्न होना। ओके, ठीक है, और ये हो गया विशोषण और उत्पाद। तो सरल है, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। लिखेंगे ऐसे एग्जाम में तो लिख लेंगे नहीं। देखो उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती है, जैसा स्थूल के आंतरिक भाग में नहीं। भाई खाली संयोजकताएं तो बार बार ही होंगी ना, अंदर तो सारे बॉन्ड बना चुका है ना, अंदर चारों तरफ घिरा हुआ है अणुओं से। ठीक है, यह संयोजकताएं रासायनिक आकर्षण बलों के लिए स्थान उपलब्ध कराती है। जब कोई गैस ऐसी सतह के संपर्क में आती है तो इसके अणु शिथिल रासायनिक संयोजन के कारण वहां बंध जाते, मतलब अट्रैक्ट हो रहे हो तो वीक पड़ रहे हो। गैस तो आराम से मूव कर रही थी, पर कोई खींच रहा है तो आप कमजोर पड़ रहे हो ना, उस पर जाके खींच रहा है तो उस पर जाके क्या हो रहा है, चिपक रहा है ना, तो शिथिल हो जाएगा। ओके, यदि अलग अलग प्रकार के अणु पास पास अधिशोषित हो जाए, मतलब बात तब की कि ए के पास बी आया, ए के पास ये आया तो कुछ नहीं, रहने दो, फिर कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन अगर अलग अलग अणु पास पास अधिशोषित हो जाएं तो एक दूसरे से अभिक्रिया कर सकते हैं, जिससे नए अणु बन जाएंगे। इस प्रकार बने अणु सतह को छोड़कर नए अभिक्रिया अणुओं के लिए छोड़ते हुए वाष्पीकृत हो जाते। अब यह सिद्धांत ये समझाता है कि अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक का द्रव्यमान व रासायनिक संगठन क्यों अपरिवर्तित रहता है तथा यह कम मात्रा में भी कैसे प्रभावी है। ठीक है, तथापि उत्प्रेरक वर्धक और विष की क्रिया को स्पष्ट नहीं करता है। वो भी समझा दूंगी कैसे करेगा, मतलब इससे नहीं समझाया बट कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए, है ना। और बाकी तो क्लियर है कि देखो भाई उत्प्रेरक तो एज इट इज ही था ना, ये रहा, तो न तो क्या हुआ द्रव्यमान में बदला, न रासायनिक संगठन में बदला, अभिक्रिया भी संपन्न हो गई। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात खटकती है कि भाई उत्प्रेरक विष जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घटाता है और उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, तो उसको क्यों नहीं समझाया या वो कैसे काम करते होंगे। मैकेनिज्म तो पूरा क्लियर है कि हाँ, लेकिन विष ऐसा क्या करता है और वर्धक ऐसा क्या करता है। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है नहीं। मान लो मैंने ना एक उत्प्रेरक बना दिया, ठीक है, तो आप कहोगे भाई ठोस उत्प्रेरक हम बना लेते हैं, ओके। तो अब हुआ क्या, तो हम कहेंगे देखो ये मुक्त संयोजकता है, ठीक है, तो ये मुक्त संयोजकता, ओके। अब बच्चों सारा काम किस हिसाब से हो रहा था, कैसे काम कर रहा था, तो हमने कहा इसकी सतह पे मुक्त संयोजकता है तभी तो ये काम कर रहा है, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं था, है ना। ये खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। अब मान लो उत्प्रेरक विष को डिस्कस करते हैं, है ना। उत्प्रेरक विष कैटलिस्ट पॉइजन, तो कैटलिस्ट पॉइजन ऐसा क्या कर लेता है कि ना ये काम करना बंद कर देता है। तो बच्चों उत्प्रेरक विष मतलब कोई ना कोई केमिकल ही तो है, कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ ही तो है। तो हम कहेंगे हाँ कुछ ना कुछ तो हो गई, कोई रासायनिक पदार्थ मान लो एक्स ले लिया, ये करेगा क्या। तो बच्चों ये क्या करता है, उत्प्रेरक की जो मुक्त संयोजकताएं हैं जिसके थ्रू पूरा काम हो रहा था, हमें पता है भाई उत्प्रेरक की सतह पे मुक्त संयोजकताएं हैं और उसी पे सारा क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था, ठीक है। तो भाई तुम्हें तो अभिक्रिया करानी है A + B, तुम चाहते हो A है और B है और ये उत्प्रेरक है, लेकिन गलती से उत्प्रेरक विष भी उपस्थित है, ये क्या करेगा, तो बच्चों ये जाके इसकी संयोजकताओं को ब्लॉक कर देगा, इधर ये खुद बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो अब मुझे बताओ ये संयोजकता तो ब्लॉक हो गई ना, आधी से ज़्यादा तो गई। अब आपके पास तो बहुत कम जगह है
जहाँ क्या हो, अभिक्रिया हो, 4 साइड 5 साइड तो ब्लॉक हो गई, है ना। जैसे क्या होता है, कोई साइड क्रैश हो जाती है ना, तो साइड क्रैश कैसे होती है भाई, अगर रेलवे की टिकट के लिए बुकिंग निकली है ना, कि हाँ चलो तत्काल में निकली है कि हाँ चलो भर दो, तो क्या होती है साइड में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो गड़बड़ क्या हो जाती है, कुछ है ना, कुछ जो जगह खाली है ना वो ब्लॉक हो जाती है। जो क्रैश करने वाला है पता होगा उसको कैसे काम करता है, तो वो कुछ साइड्स को ना ब्लॉक कर देता है कि हाँ। अब तुम्हें क्या लगेगा भाई, सीटें कितनी खाली है, 3 और 2 5, जबकि उन्होंने तो 15 अवेलेबल कराई है, लेकिन 10 क्या कर दी, 10 को हैंग कर दिया, क्रैश कर दिया, गड़बड़ कर दी। विष का काम कर रहा है, कैटलिस्ट पॉइजन का काम कर रहा है, तो लोगों को अवेलेबल कम दिख रहा है, थी ज़्यादा, बट वो उसको आगे काम मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्प्रेरक विष, समझ में आ गया। मुक्त संयोजकताओं को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में भी आता है। वर्धक कैसे बढ़ाएगा भाई, जो संयोजकता है वो है। ऐसा क्या कर लिया कि इसकी स्पीड, मतलब इसकी काम करने की टेंडेंसी बढ़ गई, है ना भाई। मैं चाहती हूँ ये उत्प्रेरक है, मैं चाहती हूँ ये काम करे A+B और अपना प्रोडक्ट बनाए। अब उत्प्रेरक वर्धक ये क्या कर लेगा बच्चों, ऐसा क्या कर लिया इसने कि है ना उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ गई। तो हम कहेंगे वर्धक भी ले दे के है तो केमिकल ही है, कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ ही है, हाँ ठीक है, तो वो भी संयोजकता पे चिपक जाएगा। तो हम कहेंगे लो संयोजकता पे चिपक गया तो ब्लॉक हो गई, तो ब्लॉक नहीं होगी, यही तो खास बात है। अब ब्लॉक नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया उत्प्रेरक वर्धक ले लिया Y, ओके। तो बच्चों उत्प्रेरक वर्धक एक रासायनिक पदार्थ है, ये एक संयोजकता तो इसने ब्लॉक कर दी, है ना, लेकिन इसकी खुद की मुक्त संयोजकताएं बहुत सारी, खुद की भी खाली संयोजक है, खुद भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ से 3 बॉन्ड बना रहा है ना, मान लो यहाँ चिपक गया ये, तो इसकी खुद की मुक्त संयोजकताएं पड़ी है ये। तो आप देखो इसने 3 साइड ब्लॉक की, लेकिन 9 आपको दे दी, 1 की 3 है ना, तो 3 साइड इसने ब्लॉक कर दी उत्प्रेरक की, लेकिन आपको खाली जगह तो 9 अवेलेबल करवा दी। तो हमने यहाँ तो बढ़ा दिया काम, है ना, जोरदार, मजा आ गया। उत्प्रेरक वर्धक क्या कर रहा है, स्पीड बढ़ा देगा, ये तो बहुत ज्यादा संयोजकताएं दे देगा, तो 1 का 3 1 का 3 1 का 3 कर रहा है। तो वर्धक मतलब स्पीड बढ़ाता कैसे है, कैटलिस्ट पॉइजन, वर्धक को क्या कहते हैं, प्रमोटर, है ना, कैटलिस्ट प्रमोटर, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट प्रमोटर है, प्रमोट कैसे करेगा रिएक्शन को, तो क्लियर। और ये कैटलिस्ट पॉइजन है, उत्प्रेरक विष है, ये कैसे काम करेगा, क्लियर। तो पूरा समझ में आ गया तुम्हें। उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उदाहरण दो। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, उदाहरण दो। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि या विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, क्या चीज नहीं समझाता था, उत्प्रेरक विष और वर्धक की क्रियाशीलता। ठीक है, अच्छा उसमें नहीं लिखना ये कि ऐसे काम करता है, ये तो क्या है कि बच्चे क्यूरियस होते हैं कि भाई ये काम करते कैसे, तो मैंने बताया आपको। ठीक है, उसमें तो आपको ड्रॉबैक लिखना है कि भाई ये कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, द्रव्यमान और क्या बोलते हैं रासायनिक दृष्टि से वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, वो एक्सप्लेन करता है, लेकिन उत्प्रेरक वर्धक और विष के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, ये उसका ड्रॉबैक अभी भी लिखना है। तो बच्चों आई होप आपका क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है, कंप्लीट है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी अच्छे से समझ में आ रहा है तो बच्चों बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ वीडियोस को शेयर करो, मतलब फोर्सफुली कह रही हूँ, करो, करना ही है। ठीक है, तो अच्छा है ना, और लाइक तो करते ही नहीं, लाइक भी करना चाहिए, है ना। कमेंट लिख देते मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाती, तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हम आगे आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आएंगे। बच्चों कंप्लीट सिलेबस आपके पास अवेलेबल होगा ऑनलाइन, ना आपको कोई ट्यूशन का जरूरत, ना कोई कोचिंग का खर्चा करना, घर बैठे बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, उसी स्पिरिट से, बिल्कुल तैयारी के साथ कि हाँ हमें आगे पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने, चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।